हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सीटेट का इम्पॉर्टेंट ईवीएस का कंटेंट है वो है यात्रा। यानी कि हम ईवीएस की एक थीम जो कि ट्रैवल है उससे रिलेटेड कंटेंट डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी 3rd to 5th के बेस पर ही बनाया गया है पूरा कंटेंट। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिया गया है। ये आपके सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रैवल की थीम का कंटेंट। एंड में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप इजीली आंसर कर देते हैं तो इट मीन्स कि आपको कंटेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इससे पहले हम हाउस और वाटर की थीम पर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। यात्रा के बारे में बात करते हैं। ट्रैवल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता तो हम पैरों से ही जाते हैं, नहीं तो हम साइकिल का यूज़, बाइक का यूज़, स्कूटी का यूज़ या ट्रेन का, बोट का, शिप का, बस का या फिर हेलीकॉप्टर या प्लेन का भी यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। यात्रा जो है ये अभी से शुरू नहीं हुई है। जब से दुनिया बनी है यानी कि प्राचीन काल से ही यात्रा मनुष्य कर रहा है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। पहले पैदल जाता था, उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, पहिए से जाने लगा। फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इन सब चीज़ों का आविष्कार हुआ और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मनुष्य क्या करता है, स्टार्टिंग में तो उसने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार करने के बाद वो बैलगाड़ी से जाने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और आविष्कार होते गए वैसे वैसे मनुष्य ने यात्रा में सहायता प्रदान करते गए। मतलब अब दूसरी चीज़ों से मनुष्य यात्रा करने लगा। जैसे कि हमने अभी बात की साइकिल, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, नाव, बस, हवाई जहाज़ या इनके अलावा और भी जो चीज़ यात्रा में सहायता करती थी, मनुष्य उस चीज़ से एक जगह से दूसरी जगह जाता था। यात्रा में अनुक्रमिक आवाजाही में तुलनात्मक रूप से कुछ देर ठहरना भी शामिल हो सकता है। ठीक है, यात्रा का मतलब सिर्फ जाना और आना नहीं है, कुछ देर जिस जगह पर हम पहुँचे हैं वहाँ पर रहना भी शामिल है। अब यात्रा करते हुए हमें कुछ चीज़ें नीचे दी गई हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। हमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, मतलब हमें परिवर्तन क्यों करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना चाहिए, इस चीज़ को आज इस तरीके से कर रहे हैं, दूसरी चीज़ यानी कि उसका विकास क्यों करना चाहिए। विशेष स्थानों में विशेष प्रकार के परिवहन के साधन क्यों होते हैं, मतलब जगह के हिसाब से, एरिया के अकॉर्डिंग जो परिवहन के साधन हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं। जैसे गांव में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तो शहरों में बस, ट्रेन और एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर क्यों होते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में परिवर्तन कैसे संभव है, परिवहन कैसे संभव है। मोटर परिवहन को कैसे प्रभावित करती है। परिवहन का आविष्कार और महत्व। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परिवहन का आविष्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। परिवहन का आविष्कार कैसे हुआ और उसकी हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज़, हमें अधिक से अधिक सामान ले जाने के लिए बड़े वाहनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने पहले बात की, मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका यूज़ करता है, वाहनों का यूज़ करने लगा था। पहले पैदल जाता था, उसके बाद उसने वाहन बनाए, पहिए बनाए, उसकी जगह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। अब जैसे जैसे एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना जाना संभव हुआ, वैसे ही क्या हुआ, व्यापार होने लगा। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाने लगी। पहले सामान बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी पर लाद कर जाया जाता था, ढोया जाता था उन पर। लेकिन अब क्या हुआ, जब रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया, मोटर गाड़ी का आविष्कार हो गया, तो इन चीज़ों पर सामान लद कर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा और व्यापार बढ़ा। जब व्यापार बढ़ा तो जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने लगी। हवाई जहाज़ ने हमें दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद की है। हवाई जहाज़ ने क्या किया, पहले तो हम ट्रेन वगैरह से सिर्फ अपने देश भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, एक राज्य से दूसरी जगह जा सकते थे, दूसरे राज्य जा सकते थे। लेकिन जब हवाई जहाज़ का विकास हुआ तो क्या हुआ, हम अपने देश से दूसरे देशों में भी जाने लगे। हमने दूसरे देशों की चीज़ों को ग्रहण करना शुरू किया, अपने देश की चीज़ों को, अपने देश की खासियतों को दूसरे देश पहुँचाया। नदियों को पार करने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया था। अब क्या हुआ, ब्रिजेस बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग नदियों को बोट की सहायता से पता नहीं कितने महीनों में पार करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, पुल बनाए गए।
जिनकी सहायता से आसानी से गाड़ियाँ जो हैं वो पुल की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। चट्टानों के पार जाने के लिए एक सुरंग बनाई गई। अब क्या हुआ, जो बड़े बड़े पहाड़ होते थे, लोग पहाड़ चढ़कर दूसरी जगह जाते थे, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पूरा पहाड़ चढ़ते थे, उसके लिए भी उनको महीनों सालों लग जाते थे। अब क्या होने लगा, विकास हुआ तो सुरंगें बनाई जाने लगी। सुरंगें खोदकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। आप गोवा से केरल तक पहुंचने के लिए 92 सुरंगें और 2000 पुल पार करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोवा से केरल जाने के लिए हमें रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पार करने पड़ते हैं। ओके, परिवहन और मनोरंजन की बात करते हैं अब हम। मनुष्य को दुनिया भर की विभिन्न स्थानों पर यात्रा करके पूरी दुनिया की विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं का ज्ञान हुआ। जैसे कि अभी हमने बात की है, जैसे ही परिवहन के साधनों का विस्तार हुआ, उनका विकास होने लगा, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अपने जो चीज़ें हमें जानते थे, जो कल्चर हम जानते थे, जो रीति रिवाज हम जानते थे, ठीक है, जो चीज़ें हम फॉलो करते थे, जब हम एक जगह से दूसरी जगह गए, वहाँ जाकर बसे, वहाँ कुछ दिन रहे, तो वहाँ के लोगों को हमने अपना कल्चर बताया, उनका कल्चर जाना, उनके रीति रिवाज जाने, उनकी परंपराएं जानी, तो क्या हुआ, इनसे हमारी संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, संप्रेषण के माध्यम से हमने हमारे पास जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान किया, जो दूसरे लोगों के पास सूचनाएं, उन्होंने हमें अपनी सूचनाएं दी, तो इस वजह से इसका विकास हुआ। भाषा, लोगों ने एक दूसरे से भाषा सीखी और इस प्रक्रिया के दौरान नई भाषाओं का जन्म हुआ। जैसे क्या होता था, उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं वो सिर्फ उत्तर भारत की भाषा जानते हैं, जो दक्षिण भारत में रहते हैं वो सिर्फ दक्षिण भारत की भाषा जानते हैं। लेकिन जैसे ही परिवहन के साधनों का विकास हुआ, उत्तर वाले लोग दक्षिण में आए, दक्षिण वाले लोग उत्तर में गए, पूरब से लोग दक्षिण में गए, दक्षिण से पश्चिम में गए। इस तरह से जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही शुरू की, तो क्या हुआ, जो अपने साथ वो व्यापार लेके जाते थे, तो उस जगह का व्यापार बढ़ता था। अपनी भाषा, जो वो भाषा बोलते थे, वहाँ जाकर जब वो उस भाषा का प्रयोग करते थे, तो दूसरी जगह के लोग भी उस भाषा को जानने लगे। ठीक है, अपनी संस्कृति सिखा कर आए। अब संस्कृति सिखाएंगे तो भाषा के माध्यम से ही तो सिखाएंगे। जो हमारी सूचनाएं हैं, जो हम संप्रेषण करते हैं, उसका आदान प्रदान हम किसके माध्यम से करते हैं, उस सब का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नई नई भाषाओं का जन्म हुआ। रीति रिवाज, जैसे कि अभी हमने बात की, हमने अपनी संस्कृति, रीति रिवाज दूसरे लोगों को सिखाए। नए विचार, जब हमने अपनी सूचनाएं दूसरे लोगों को दी तो उनमें नए नए विचार आए, उनकी सूचनाएं हमने ली तो उसे जोड़कर हमारे पास नए विचार आए, और जब नए नए विचार लोगों के मन में आए तो नई नई तरहों के आविष्कार शुरू हुए। परिवहन के माध्यमों की बात करते हैं अब हम। मुख्य रूप से परिवहन माध्यम के 3 प्रकार हैं। ठीक है, 3 तरह के परिवहन होते हैं। एक तो भूमि, मतलब वो साधन जो ज़मीन पर चलते हैं। ठीक है, जो ज़मीन के माध्यम से हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, जैसे कि हमारी बस हो गई, ट्रेन हो गई, स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। उसके बाद आ जाते हैं जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन में हमारे आ जाते हैं जो जल, मतलब समुद्र या नदी पार करके हमें दूसरी जगह ले जाते हैं। अब हम नदी पर तो बैलगाड़ी चलाएंगे नहीं, ठीक है, तो बैलगाड़ी क्या हुआ, एक सड़क परिवहन है। लेकिन नदी का परिवहन क्या होगा, जो जल परिवहन होगा हमारा, वो होगा हमारी बोट, शिप। ठीक है, वायु परिवहन की बात करते हैं तो वायु परिवहन में हमारे हेलीकॉप्टर, रॉकेट, एरोप्लेन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। भूमि परिवहन की बात करते हैं। भूमि आधारित सभी परिवहन प्रणालियाँ शामिल हैं जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, इसमें यही है कि भूमि पर जो परिवहन मतलब भूमि के लिए जो परिवहन है, जैसे कि बैलगाड़ी, बस, ट्रेन, ये सब चीज़ें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, चीज़ों का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, व्यापार का आदान प्रदान होता है, लोगों का माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिससे व्यापार बढ़ता है। सड़क परिवहन की बात करते हैं। ये सड़कों का उपयोग होने वाले परिवहन का एक प्रकार है। ठीक है, सड़कों पे जो सड़क परिवहन होता है, इसमें सड़क वाली चीज़ें चलती हैं, जैसे कि बस, कार, बाइक, मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। ठीक है, जानवरों की सहायता से भी हम क्या करते हैं, सड़क पर परिवहन का प्रयोग करते हैं। रेल परिवहन की बात करते हैं। रेल परिवहन जो है, ये रेल की सहायता से ही, पटरी पर जो रेल चलती है उसकी सहायता से हम सामानों को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। यहाँ पर देखिए, भूमि परिवहन की हमने बात की थी, तो भूमि परिवहन के 2 प्रकार होते हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन जो चीज़ें सड़कों पर चलती हैं, और रेल परिवहन मतलब रेल जो ट्रैक पर चलती है। ठीक है, जल परिवहन की बात करते हैं तो जो चीज़ें हमें
जो परिवहन हमें जल की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जैसे समुद्र पर, नदी का पार करना, समुद्र को पार करना, ठीक है। ये सब जो इसके ऊपर जो चीज़ें चलती हैं, जो समुद्र पर चलने वाले जो जल पर चलने वाले परिवहन हैं, उसमें आ जाते हैं हमारे बोट, ठीक है, शिप। वायु परिवहन की बात करते तो जो चीज़ें हवा में चलती हैं, ठीक है, हवा से रिलेटेड जो परिवहन के साधन हैं, हवाई जहाज़ हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम भारत के विभिन्न राज्यों में परिवहन के साधनों की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, विभिन्न राज्यों में परिवहन। इससे हम ये देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में भारत के कैसे लोग स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या अपने दूसरे कामों के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। लद्दाख, जैसे कि हम सबको पता है, लद्दाख जो है बर्फीली जगह है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। यहाँ अनेक तालाब, नदियाँ और झीलें और घाटियाँ पाई जाती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो घाटियाँ भी हैं। ये नदियाँ चौड़ी और गहरी होती हैं, इसलिए नदी पार करने के लिए नदी पर लोहे के सामान मजबूत रस्सी होती है, जो दोनों तरफ मजबूत पेड़ या चट्टानों से कसकर बंधी होती है। रस्सी से जुड़ी एक ट्रॉली बनी होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है, जैसे जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो क्या करते हैं, एक ट्रॉली उन लोगों ने बना रखी है, ठीक है। ट्रॉली दोनों सिरों से की तरफ से या तो पेड़ से बंधी होगी या फिर किसी चट्टान या पहाड़ी से बंधी हुई होगी। लोग इस ट्रॉली पर बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली जा सकते हैं। जो लोग घूमने गए होंगे ऐसी जगहों पर, उन्होंने देखा होगा, ठीक है, आपने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए भी इस ट्रॉली का यूज़ किया होगा। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इस पर आसानी से बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। अब हम केरल की बात करते हैं, ठीक है। केरल में ना लकड़ी की एक छोटी बोट होती है जिसे हम वल्लम कहते हैं, ठीक है। लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसे हम वल्लम कहते हैं, ये नदी को पार करने के लिए, ठीक है। केरल में जो नदियाँ हैं उनको पार करने के लिए इस बोट का यूज़ किया जाता है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के जो लोग हैं ना, वो ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आपको पता होगा कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ऊँट जो है वो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है काफ़ी दिन तक, इसीलिए वहाँ पर ऊँट जो है उसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली सारे काम कर लेता है। अब हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात जो है ना, गुजरात में ना लोग एक अलग तरीके का वाहन बनाते हैं जिसे मोटर गाड़ी कहते हैं, लेकिन पीछे की गाड़ी लकड़ी के तख्ते से बनी होती है। आ रही बात समझ में? जो गुजरात के लोग हैं वहाँ पर एक तरह की मोटर गाड़ी का यूज़ करते हैं जो पीछे से तख्ते की बनी होती है लेकिन आगे से गाड़ी की तरह होती है। इसी में ये लोग ट्रैवल करते हैं। कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में शिकारा एक बोट को कहा जाता है जो कश्मीर की डल झील में चलाई जाती है, ठीक है। इससे पहले हमने एक चीज़ की और बात की थी, कश्मीर में एक और नाव चलाई जाती है डल झील में जिसे डोंगा कहा जाता है। याद रखिएगा दोनों बोट्स का नाम। तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं। केरल के तटीय क्षेत्रों में परिवहन के साधन के रूप में फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। मतलब केरल में एक नाव चलाई जाती है जिसे हम फेरी भी कहते हैं, ठीक है। जो तटीय क्षेत्र है ना केरल के, उन जगहों पर ये चलाई जाती है, इसे हम फेरी कहते हैं। परिवहन और इसके प्रभाव। अब हमने ये देख लिया कहाँ पर कौन से परिवहन का प्रयोग किया जाता है, परिवहन किस किस तरह के होते हैं, परिवहन का विकास कैसे हुआ, परिवहन से और क्या क्या काम होते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि परिवहन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। परिवहन ने मनुष्यों की बहुत सहायता की है, लेकिन यह हानिकारक भी है। इसमें ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग होता है और दुनिया के अधिकांश पेट्रोलियम का उपयोग इसी में होता है। देखो, सबसे बड़ा यहाँ पर एक प्रभाव आ गया इसका कि जब हम परिवहन का यूज़ करते हैं ना, तो उसमें ऊर्जा का, यानी कि जो पेट्रोल वगैरह होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि पेट्रोल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए पेट्रोल नहीं बच पा रहा है। तो ये किसका नेगेटिव पॉइंट हो गया? ये नाइट्रस ऑक्साइड और छोटे कणों सहित वायु प्रदूषण का कारण है। जब हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं तो आपने गाड़ियों में देखा होगा कि पीछे से धुआं निकलता है, ठीक है। ये धुआं क्या होता है? ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो प्रदूषण पैदा करता है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था, इस वजह से आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने ऑड इवन वाला फॉर्मूला लागू किया था। एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी दिल्ली में और एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी, जिनकी नंबर प्लेट इवन है और जिनकी नंबर प्लेट ऑड है। तो इससे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान करता है। प्रदूषण परिवहन का परिणाम है।
अब क्या हो रहा है कि जो प्रदूषण गाड़ियों की वजह से निकल रहा है ना, पेट्रोल की वजह से जो प्रदूषण फैल रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, जो परिवहन का सबसे बड़ा कारण है वो है परिवहन। ठीक है, प्रदूषण का जो मेन कारण है वो है परिवहन की वजह से प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रदूषण विगत वर्षों में वाहनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। गाड़ियों के शोर और उनसे निकलने वाले धुओं ने मानव की ज़िंदगी में कौतूहल मचाया है। यातायात से ये प्रदूषण दो रूपों में हुआ है। ठीक है, प्रदूषण की बात करें तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। जब गाड़ियाँ बढ़ रही हैं तो पेट्रोल का यूज़ ज़्यादा होगा, लोग गाड़ियाँ चलाएंगे, पेट्रोल का यूज़ करेंगे, पेट्रोल का यूज़ होगा तो चारों तरफ धुआं धुआं होगा और इससे क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ है अनावश्यक तत्वों के वायु में मिल जाने से वायु का प्रदूषित हो जाना। अब जो अलग अलग तत्व हैं अनावश्यक, जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, वो तत्व भी क्या होते हैं, धुएं से निकलकर जाकर हमारी हवा में घुल जाते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हमें दिक्कत आने लगती है और हमारी जो आसपास की हवा है वो प्रदूषित हो रही है। अब हम ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। ये अत्यधिक शोर है। जैसे जैसे हमने अभी बात की, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, उनका शोर बढ़ता जा रहा है, तो ये ध्वनि प्रदूषण है। गाड़ियों के आपने हॉर्न सुने, लोग इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ में हॉर्न लगा लेते हैं उसमें, सिर्फ किस के लिए, अपनी इन्जॉयमेंट के लिए, बट उन्हें ये नहीं पता कि इस इन्जॉयमेंट की वजह से कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। पशुओं में शोर, शिकार या शिकार का पता लगाने और परिहार बदलकर मौत का खतरा बढ़ सकता है। प्रजनन और नेविगेशन के साथ हस्तक्षेप और स्थायी सुनवाई हानि के लिए योगदान करते हैं। भारत में ध्वनि प्रदूषण दिवाली, नवरात्रि, गणपति के त्योहारों के दौरान एक बड़ी समस्या है। मतलब जब दिवाली, नवरात्रि और गणपति जैसे त्यौहार आते हैं ना, तो लोग बहुत ज़्यादा बम पटाखे फोड़ते हैं खुशी में। ठीक है, लोग खुशी में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि प्रदूषण भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। भारत की सरकार ने पटाखे और लाउडस्पीकरों के खिलाफ नियम भी बनाए हैं। जैसे लोग रात के 12 बजे के बाद भी लाउडस्पीकर ज़्यादा बहुत तेज़ आवाज़ में बजाते हैं कि आस पड़ोस वालों को दिक्कत होती है। ठीक है, पटाखे, इतने लोग शादियों में धूमधाम से शादियों में जाते हैं, बारात लेकर जाते हैं, उसमें इतने पटाखे जलाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आगे चलकर हमारे लिए ही नुकसानदेह है। इन सब के खिलाफ हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारी सरकार ने काफ़ी कड़े कानून बना दिए हैं। ठीक है, एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो जनहित याचिका, जागरूकता और शिक्षा अभियान के माध्यम से मुंबई में विभिन्न स्रोतों से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2003 से काम कर रहा है। अभी क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है, जो इन सब चीज़ों को लेकर 2003 से काम कर रहा है ताकि जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है उसे नियंत्रण में लाया जा सके। संसाधनों के दोहन की बात करते हैं हम। विगत कुछ दशकों में मनुष्य ने संसाधनों का दोहन बहुत तेज़ी से किया है। मतलब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि हम सभी जानते हैं प्राकृतिक संसाधन जो है वो एक लिमिटेड है। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा हम उनका यूज़ कर रहे हैं और वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जिस कारण कुछ संसाधन ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं। जैसे कि हमने अभी बात की, जो प्राकृतिक संसाधन है हम उसका अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे हैं। कोयला, पेट्रोल जैसे संसाधनों के विकल्प ढूंढने चाहिए जिससे ये संसाधन भावी पीढ़ी के लिए उपयोग के लिए भी बचे रह सकें। मतलब ये है कि जो संसाधन होगा हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम उनको सही ढंग से यूज़ करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी आसानी से उनका उपयोग कर सकती है। हमारा यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला है, पुल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पुराने लोगों ने पुल क्यों बनाए? ठीक है, तो नदी पार करने के लिए उन लोगों ने पुल बनाने को ज़रूरी समझा, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। व्यापार के लिए कह सकते हैं, अपनी संस्कृतियों के आदान प्रदान के लिए भी कह सकते हैं। पहिए से यातायात में क्या परिवर्तन आया? जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे यातायात में क्या परिवर्तन आया? यातायात जो था उसकी गति तीव्र हो गई। पहले लोग महीनों सालों में एक जगह से दूसरी जगह पैदल पहुंचते थे, लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ वो सालों का जो सफ़र था वो महीनों में बदल गया। सुरंग के बनने से मार्ग छोटे हो गए। सुरंगों से क्या लाभ हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन है थर्ड हमारा कि सुरंगें बनाने से लाभ क्या हुआ। पहले क्या होता था, पहाड़ के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए भी लोगों को कई कई दिनों चलना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब सुरंगें बन गई तो वही कई दिनों का सफ़र कुछ दिनों में बदल गया।
मतलब अगर 15 से 20 दिन में लोग एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच रहे हैं तो वही सफ़र लोगों का 7 से 8 दिन का हो गया। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं हम। यातायात से होने वाले नुकसान को लिखिए। अब यातायात का विकास हमारे लिए बहुत तरह से अच्छा रहा, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी रहे, लेकिन अब यहाँ पर है कि यातायात से नुकसान क्या हुए, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बताना है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट यही है कि प्रदूषण बढ़ने लगा। ठीक है, संसाधन जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन, उनका अंधाधुंध प्रयोग होने लगा। वल्लम क्या है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि वल्लम जो है वो लकड़ी की छोटी नाव को बोलते हैं जो केरल में यूज़ की जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फेरी की बात करते हैं। फेरी क्या है, केरल के तटीय इलाकों में फेरी पाई जाती है, मतलब एक लकड़ी की नाव होती है जिसे फेरी कहते हैं। ये भी यातायात के साधन के रूप में की जाती है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वल्लम होती है वो छोटी नाव होती है, फेरी जो होती है वो बड़ी नाव होती है। दोनों ही लकड़ी की होती हैं, दोनों ही केरल में चलती हैं, लेकिन वल्लम छोटी और फेरी बड़ी होती है। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। जैसे ही हमारी ईवीएस की थीम्स कंप्लीट होंगी, हमें क्वेश्चंस से रिलेटेड, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ईवीएस के लिए सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका एक सेशन मैं आपके लिए रेडी कर दूँगी ताकि आप लोग आसानी से अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।